डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ में प्रीवियस क्लास में हमने एक अवयस्क द्वारा जो ठहराव किए जाते हैं, एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, उन ठहरावों में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, उनमें 4 नियमों का अध्ययन हमने कर लिया था। बाकी नियम हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में पहला नियम हम ले रहे हैं कंपनी में अवयस्क, माइनर इन कंपनी। सामान्यतया एक कंपनी में किसी अवयस्क को अंशधारी नहीं बनाया जाता है, क्योंकि एक अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता या योग्यता नहीं होती है। लेकिन यदि कंपनी के अंतर्नियमों में व्यवस्था है, कंपनी के अंतर्नियमों में प्रावधान है, अर्थात कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी को परमिट करते हैं, तो ऐसी कंपनी एक अवयस्क को अंशधारी बना सकती है। अर्थात वह कंपनी एक अवयस्क को, एक माइनर को अपने अंशों का विक्रय कर सकती है। लेकिन एक अवयस्क कंपनी की कॉल मनी के लिए, कंपनी की मांगों के लिए, अर्थात कंपनी की याचना राशि का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता है। यद्यपि वह कंपनी की प्रॉपर्टीज में, कंपनी की संपत्तियों में यदि कोई संपत्ति है तो भागीदार अवश्य होता है। अतः सुरक्षा की दृष्टि से यदि कोई कंपनी किसी अवयस्क को अंश बेच रही है, अवयस्क के साथ यदि कंपनी अनुबंध कर रही है, तो कंपनी को चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उस अवयस्क को केवल पूर्ण प्रदत्त अंश ही अलॉट करें, अर्थात फुली पेड अप शेयर्स ही उसे आवंटित करें। और जब अवयस्क वयस्कता की प्राप्ति कर लेता है, वह मेजर हो जाता है, तो वह कंपनी के अन्य सदस्यों की तरह कंपनी में रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला नियम हम लेते हैं विनिमय साध्य विलेख अधिनियम एवं अवयस्क, माइनर एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 1881 की धारा 26 यह स्पष्ट करती है, यह एक्सप्लेन करती है कि एक माइनर, एक अवयस्क विनिमय साध्य विलेखों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स और चेक्स, अर्थात प्रतिज्ञा पत्र है, विनिमय बिल है, चेक है, यह सब क्या है? विनिमय साध्य लेख पत्र है। तो इन विनिमय साध्य विलेखों अर्थात प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय बिल और चेक, इनको एक अवयस्क लिख सकता है, इनका ट्रांसफर कर सकता है और इनका पराक्रमण अर्थात नेगोशिएशन भी कर सकता है। लेकिन यदि ये विलेख डिसऑनर हो जाते हैं, अप्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो अवयस्क को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकेगा, अर्थात अवयस्क उत्तरदायी नहीं होगा और अवयस्क को छोड़कर सभी पक्षकार, सभी पार्टीज रिस्पॉन्सिबल होंगी। अगला नियम हम लेते हैं अवयस्क दिवालिया नहीं हो सकता है, माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 यह एक्सप्लेन करती है
कि एक अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता या योग्यता नहीं होती है, और यदि उसमें अनुबंध करने की योग्यता नहीं है तो उसे देनदार या डेटर नहीं माना जा सकता है। एवं जो व्यक्ति डेटर या देनदार नहीं माना जा सकता है तो उसे दिवालिया या इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। अतः किसी भी अवयस्क को इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट नियम हम लेते हैं अवयस्क एवं प्रतिभू के अनुबंध, माइनर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटी। यदि कोई व्यक्ति जो वयस्क हो, जो मेजर हो, किसी अवयस्क के ऋणों के लिए गारंटी देता है तो ऐसा गारंटर या गारंटी देने वाला व्यक्ति ऋणदाता के प्रति अवयस्क के दायित्वों के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात इस स्थिति में अवयस्क उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि वह तो अनुबंध करने की क्षमता ही नहीं रखता है। तो गारंटी की स्थिति में अर्थात अवयस्क की गारंटी देने वाला वयस्क व्यक्ति ही ऋणदाता के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट नियम आता है दंडनीय अपराध के लिए दोषी, लाइबल फॉर टॉर्ट्स। यदि कोई अवयस्क, कोई माइनर भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड के द्वारा जो वर्जित कार्य हैं उनको करता है, जैसे फॉर इंस्टेंस किसी के शरीर या संपत्ति को कोई क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, तो वह दोषी माना जाएगा और उसे दंडित भी किया जाएगा। यदि कोई माइनर कोई दंडनीय अपराध करता है, अर्थात आईपीसी द्वारा वर्जित कोई कार्य करता है, तो उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। इस नियम का आधार यह है कि यदि अवयस्क को इन अपराधों के लिए भी मुक्त कर दें तो समाज में अवयस्कों द्वारा किए जाने वाले अपराध बहुत बढ़ जाएंगे, अर्थात अवयस्कों में अपराध प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ऐसी स्थिति में उसको अपराधी मानते हुए उससे दंडित किया जाएगा और कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। और लास्ट नियम हम ले रहे हैं अवयस्क संयुक्त वचनदाता के रूप में, माइनर एज ए जॉइंट प्रोमिसर। जब एक माइनर या अवयस्क अन्य वयस्क व्यक्तियों के साथ मिलकर, अर्थात एक माइनर है और बाकी सभी व्यक्ति मेजर्स है अर्थात वयस्क है, तो ये सभी मिलकर कोई वचन देते हैं, तो इस प्रकार के अनुबंध में केवल वयस्क वचनदाता ही उस अनुबंध के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराए जा सकते हैं। उस अनुबंध के लिए अवयस्क को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा। तो आज की क्लास में हमने अवयस्क द्वारा किए गए ठहराव के संबंध में कुछ नियमों का अध्ययन किया। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।